हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। द फॉरगॉटन 2004 में आई एक साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है जोसेफ रूबेन ने। IMDb पर इसको मिला है 5.8 आउट ऑफ 10 और 80% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। इस मूवी का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और स्टोरी भी एकदम हटके है। और अगर आप ये मूवी देखोगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस मूवी की लीड एक्ट्रेस की मेमोरी के साथ कैसे खेला जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये मूवी भी एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम टैली नामक लेडी को देखते हैं जो कि अपने 9 साल के बेटे सैम के चले जाने से खुद को रिकवर नहीं कर पा रही थी और थोड़ा अच्छा फील करने के लिए वो रोज शाम उस पार्क में आया करती है जहां सैम अक्सर खेला करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि टैली ने एक ड्रेसर में सैम की काफ़ी चीज़ें रखी हैं, जैसे उसके टॉयज, एल्बम्स और टेप्स, जिन्हें वो हर रोज़ देखकर सैम को याद करती थी। टैली अपना इलाज डॉक्टर म्यून से करा रही होती है और वह उनसे मिलने घर से निकल ही रही होती है कि टैली के फ़ोन पर उसके हस्बैंड जिम का कॉल आता है और वो उसको अच्छा फील कराने के लिए रात को कहीं डिनर पर चलने को कहता है। लेकिन टैली उसे कहती है कि वो आज घर पर ही कुछ बनाएगी और टैली को ऐसा देखकर जिम को अच्छा लगता है क्योंकि टैली अब खुद को थोड़ा रिकवर कर रही थी। घर से बाहर निकलते ही टैली को उसकी एक फ्रेंड इलियट मिलती है जो कि टैली को थोड़ा खुश देखती है तो उसे अच्छा लगता है। फिर टैली देखती है कि जहां उसने अपनी कार पार्क करी थी वो वहां नहीं है और उस जगह पर कोई और अपनी कार पार्क कर रहा था। टैली उसे कहती है कि उसने कल यहीं अपनी कार पार्क करी थी तो वह आदमी उसे इशारा करता है कि उसकी कार पीछे खड़ी है, लेकिन टैली श्योर थी कि उसने कार वहीं पार्क की थी। खैर वो ये बात इग्नोर करके डॉक्टर म्यूज के पास जाती है जो कि एक साइकेट्रिस्ट होते हैं। तभी टैली अपना कॉफ़ी मग ढूंढने लगती है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने अपना मग वहीं रखा था, लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि आज मैंने तुमको कॉफ़ी दी ही नहीं, तुमने ये अज्यूम कर लिया कि कॉफ़ी वहाँ है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये लोगों के साथ अक्सर होता है। उसी शाम जिम घर आता है और टैली को खाना बनाते देख खुश होता है और टैली उसे कहती है कि अब वो कहीं पर जॉब करना चाहती है और जिम यह बात सुनकर और खुश हो जाता है। तभी टैली क्लास लेने जाती है और वो देखती है कि फैमिली फोटो में से सैम मिसिंग है और टैली को ये लगता है कि जिम ने उसे एडिट कर दिया है। तो टैली जिम को कह देती है कि ये सब करने से मैं सैम को नहीं भूलूंगी, लेकिन जिम उसे कहता है उसने वो फोटो छेड़ी ही नहीं। फिर गुस्से में टैली उसी पार्क में चली जाती है जहां वो अक्सर सैम के साथ जाया करती थी। तो उसे वहां ऐश नामक आदमी मिलता है जो कि ड्रंक था। टैली ऐश को जानती थी क्योंकि ऐश अपनी बेटी लॉरेन के साथ पार्क में आता था और सैम और लॉरेन अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन ऐश टैली को नहीं पहचान पा रहा था तो टैली उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश को कुछ याद नहीं आता और फिर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह टैली सैम और अपनी फोटोज देखती है और फिर वो ड्रेसर के पास जाती है जहां उसने सैम की चीज़ें रखी थी। टैली देखती है कि सैम के टॉयज तो वहाँ हैं, लेकिन एल्बम्स बिल्कुल ब्लैंक थी और जब वो टेप चलाती है तो उनमें भी कुछ नहीं होता और ये देखकर टैली काफ़ी शॉक हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ जाता है। फिर गुस्से में टैली जिम को कॉल करती है और उसे कह देती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं सैम को नहीं भूलूंगी। उसी शाम जिम घर आता है और टैली उसे ठीक से बात नहीं करती तो जिम उसे बताता है कि वो एल्बम्स और टेप हमेशा से ही ब्लैंक थे, जिसे टैली बिल्कुल भी मानना नहीं चाह रही थी। तभी डॉक्टर म्यून्स को वो लोग अपने घर बुलाते हैं और वो टैली को डायरेक्ट समझाते हैं कि तुम्हारा कोई बेटा था ही नहीं, एक्चुअली सैम पैदा ही नहीं हुआ था। और इस बीमारी को पैरामनेशिया कहते हैं, जिसमें लोग किसी को इस हद तक इमेजिन करने लगते हैं कि उन्हें वो इमेजिनेशन रियल लगने लगती है। टैली को जिम बताता है कि मिस कैरेज की वजह से हमारा बेटा नहीं बचा था तो वो तुम्हारे साथ 9 साल तक कैसे रह सकता है। तभी डॉक्टर टैली को कहते हैं कि तुम्हारा इलाज हॉस्पिटल से होना जरूरी है, तो वो उसे ले जाने लगते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें अब टैली के दिमाग पर हावी हो रही थी। फिर टैली डॉक्टर को सैम और अपनी फ़ोटो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उस फोटो में सैम की जगह जिम होता है, जिसे देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर टैली खुद को डॉक्टर से छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है
और न्यूज़पेपर ऑफिस पहुंचकर उस दिन की प्लेन क्रैश की घटना ढूंढती है जिस दिन प्लेन क्रैश में सैम मरा था, ताकि वो डॉक्टर को दिखा सके, क्योंकि उस न्यूज़ में मरने वालों की नाम और फोटोज थी। लेकिन यहाँ भी कोई न्यूज़ प्लेन क्रैश की टैली को नहीं मिलती, जिससे वह और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है। उस रात टैली अपने घर के बाहर इलियट से मिलती है, जो कि उसकी फ्रेंड थी, और टैली उससे सैम के बारे में पूछती है, लेकिन इलियट उसे कहती है कि वो किसी सैम को नहीं जानती। लेकिन टैली उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसने सैम को काफ़ी बार बेबी सिट किया है, तो वो उसे कैसे भूल सकती है। लेकिन इलियट अब भी सैम को याद नहीं कर पा रही थी। तभी जिम वहाँ आ जाता है और टैली उसे देखकर भाग जाती है और ऐश के घर चली जाती है और उसे उसकी बेटी लॉरेन के बारे में पूछती है। ऐश अब भी ड्रंक था, तो वो उसे कहता है कि उसकी कोई बेटी नहीं है। फिर टैली उसे बताती है कि वो हॉकी प्लेयर है। बाकी सब बातें तो ऐश को याद होती है, लेकिन वो अब भी यही कहता है कि उसको कभी कोई बेटी थी ही नहीं। फिर ऐश सो जाता है और टैली उसके स्टडी रूम में जाकर कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे वहाँ दीवार पर एक स्क्रैच दिखता है, जिसे वो उखाड़ती है तो वो देखती है कि वहाँ काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनी हैं। फिर टैली ऐश को वो ड्राइंग्स दिखाती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी लॉरेन ने ही ये ड्राइंग्स बनाई है। लेकिन ऐश को अब गुस्सा आने लगता है कि वो बार बार कह चुका है कि उसकी बेटी है ही नहीं। लेकिन टैली अब भी उसे यही बताती है कि मैंने खुद तुम्हारी बेटी को यहाँ ड्राइंग करते देखा है। इस बिहेवियर से ऐश टैली को पुलिस के हवाले कर देता है, और जब वो उसे ले जाने लगते हैं तो उसका केस NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी पुलिस से ले लेती है। इसी बीच ऐश उसी रूम में जाकर ड्राइंग्स को देखने लगता है और उसको लॉरेन के विजन्स आने लगते हैं, और उसको अब याद आ जाता है कि उसकी बेटी सच में थी, और वो अब समय रहते टैली को NSA से छुड़ा देता है। और इसी बीच हम उस आदमी को देखते हैं जो टैली के घर के बाहर कार पार्क कर रहा था, और फिर ऐश भी उनसे बचकर जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। इसी बीच जिम पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर टैली के बारे में पूछता है, तो डिटेक्टिव पॉप उसे बताती है कि NSA आपकी वाइफ के पीछे क्यों पड़ेगी, और डिटेक्टिव पॉप समझ जाती है कि टैली की जरूर कोई बात ऐसी होगी जिस वजह से NSA वाले उसके पीछे पड़े हैं। फिर रात को टैली और ऐश उसी पार्क में मिलते हैं, और टैली ऐश को बताती है कि हो सकता है गवर्नमेंट हमारी मेमोरी इरेज करने की कोशिश कर रही है, और वो दोनों अब डिसाइड करते हैं कि वो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं, और रास्ते में उन्हें NSA वाले टक्कर मार देते हैं ताकि वो उन्हें पकड़ पाए। लेकिन वो दोनों फिर से बचकर निकल जाते हैं और एक मोटल में जाकर छुप जाते हैं। मोटल में टैली डॉक्टर म्यूज को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि हमारे पीछे कुछ गवर्नमेंट के लोग पड़े हैं, और साथ साथ ये भी बताती है कि उसके साथ एक आदमी है जिसकी बेटी सैम की दोस्त थी। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि सैम एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर अगली सुबह टैली ऐश को बताती है कि अगर हमारे बच्चे जिंदा नहीं हैं तो वो लोग क्यों उनकी मेमोरी मिटाएंगे। वो बच्चे जिंदा हैं तभी उनकी मेमोरीज मिटाई जा रही है ताकि वो अपने बच्चों को छोड़ दें। लेकिन ऐश को ये बातें थोड़ी अजीब लगती है। फिर वो दोनों मोटल से एक कार हायर करके निकलते हैं, और तभी उनके आगे वही आदमी आ जाता है, और साथ साथ NSA वाले भी उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ऐश उस आदमी को टक्कर मार देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में डिटेक्टिव पॉप का फोन टैली पर आता है, और टैली उसे बताती है कि कोई उनकी मेमोरी के साथ खेल रहा है और वो दोनों बस अब अपने बच्चे ढूंढना चाह रहे हैं। फिर टैली जिम के पास जाती है और जिम उसे पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन टैली उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ है। तो जिम उसे कहता है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, और ये बात सुनकर टैली को काफी बुरा लगता है। तभी उनके पीछे फिर से NSA वाले पड़ जाते हैं, लेकिन टैली और ऐश बचकर फिर से निकल जाते हैं। फिर डिटेक्टिव पॉप मोटल के बाहर पहुंचती है जहां उन्होंने उस आदमी को हिट किया था, लेकिन एक विटनेस उसे बताता है कि इतनी तेज हिट होने के बाद भी उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। टैली और ऐश NSA से बचकर शहर के बाहर एक मोटल में रुकते हैं, और वहां ऐश को एक NSA का एजेंट दिख जाता है, जिसे ऐश रॉड से मारकर अपने रूम में बांध देता है, और उसे मारकर वो दोनों सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। NSA का एजेंट उन्हें बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट वो लोग हमारे साथ कर रहे हैं। तो टैली उससे पूछती है कि वो कौन और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो एजेंट उन्हें कुछ भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और उनकी बात वो लोग सुन रहे होते हैं। और तभी उस आदमी को कोई शक्ति आसमान में खींच लेती है और वो मोटल पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन ऐश और टैली को कुछ नहीं होता। फिर टैली को याद आता है कि उस प्लेन का नाम क्वेस्ट एयर है, और फिर वो क्वेस्ट एयर के ऑफिस पहुंचते हैं
जहाँ कोई नहीं होता सिवाय एक अकाउंटेंट के। टेली उसे क्वेस्ट एयर के ओनर रिचर्ड सीनियर की असिस्टेंट बनके उसका एड्रेस ले लेती है, और जब वो उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि वो घर काफ़ी समय से खाली पड़ा है, और वो दोनों अब इस घर में कुछ क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी ऐश वहाँ रखी एक फ़ोटो देखता है जिसमें वही आदमी होता है जो उनको बार बार दिख रहा था, और इस बात से वो समझ जाते हैं कि ये आदमी रिचर्ड सीनियर है। इसी बीच वहाँ डिटेक्टिव पॉप और डॉक्टर म्यूस आ जाते हैं, और ऐश टेली को घर के पीछे से चले जाने को बोलता है, और साथ साथ उसे ये भी कहता है कि उसको तुम उसके घर पर मिलना। दूसरी तरफ डिटेक्टिव पॉप को वही आदमी दिखता है जिसे वो रोकने की कोशिश करती है, और उसके ना सुनने पर डिटेक्टिव पॉप उसे शूट करती है, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होता, और डिटेक्टिव पॉप समझ जाती है कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है। डिटेक्टिव पॉप को अब समझ आता है कि इन सब के पीछे कौन है, और जैसे ही वो टेली को बताने जाती है तो उसे भी वहाँ कोई अनजान शक्ति आसमान में खींच लेती है, जिसे देखकर टेली समझ नहीं पाती कि डिटेक्टिव पॉप के साथ क्या हुआ। इतनी सुपर नेचुरल चीज़ें देखकर टेली समझ जाती है कि उनकी मेमोरी कोई गवर्नमेंट नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग मिटाना चाहते हैं, और ये बात वो ऐश को बताती है। तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है, और ऐश और उस आदमी में हाथापाई होती है, और इसी दौरान वो दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी ऐश को वो अनजान शक्ति आसमान में खींच लेती है, और वो आदमी नीचे गिरता तो है, लेकिन जब टेली नीचे जाकर देखती है तो वो आदमी वहाँ नहीं होता। इसी बीच डॉक्टर म्यूस वहाँ आ जाते हैं, और टेली उनको क्वेस्टर के एयरपोर्ट चलने को बोलती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो आदमी उन्हें वहीं मिलता है, और डॉक्टर म्यूस टेली को बताते हैं कि इसलिए मैं कह रहा था कि तुम सैम को भूल जाओ, क्योंकि वो आदमी भी यही चाहता था कि टेली सैम को भूल जाए, क्योंकि इससे उन लोगों का ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। टेली उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी टेली उस आदमी से अपने बेटे के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तभी वो आदमी सैम की झलक टेली को दिखाता है, जिसके पीछे टेली भागती है। लेकिन तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है, और टेली को बोलता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम देखना चाहते हैं कि मेमोरी लॉस होने के बाद माँ बाप में बच्चों के लिए वो प्यार रहता है या नहीं। और वो आदमी एक्चुअल में एलियन होता है जो चाहता है कि टेली सैम को भूल जाए, और अगर वो सैम की मेमोरीज को मिटा देती है तो वो सैम को अपने साथ ले जाएंगे। फिर वो आदमी टेली को सख्ती से कहता है कि उसे भुला दो, लेकिन टेली पहले तो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो उसे भुला रही है, लेकिन टेली को तभी बची हुई मेमोरीज भी याद आ जाती है, और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इस बात से एलियन का एक्सपेरिमेंट फेल होने लगता है, और तभी हमें उस आदमी में एक डरावना चेहरा दिखता है, और उस एलियन को भी कोई अनजान शक्ति आसमान में खींच लेती है, और वो मर जाता है। अब टेली को सारी मेमोरीज याद आ जाती है, तो वो उसी पार्क में जाकर सैम को ढूंढती है, क्योंकि उस पार्क में सैम खेलना काफ़ी पसंद करता था। तभी टेली को वहाँ सैम मिल जाता है, और टेली ये देखकर काफ़ी खुश होती है, और साथ साथ ऐश और उसकी बेटी लॉरेन भी वहाँ होते हैं। और ऐश को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि सब अब पहले जैसा हो जाता है। फिर ऐश और टेली खुशी से अपने बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मैं जानता हूँ आपको ये मूवी की कहानी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी, तो मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देता हूँ। एक्चुअली ये पूरी कहानी एलियंस के ऊपर है, जो उसी पूरी दुनिया में टेली और ऐश को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुनते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अगर उनके पेरेंट्स की मेमोरी इरेज कर दी जाए तो क्या वो अपने बच्चों के लिए प्यार फील कर पाएंगे। और जो भी इस एक्सपेरिमेंट के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा था, उनको एलियन स्पेसशिप के थ्रू आसमान में खींच लिया जाता था, ताकि इस एक्सपेरिमेंट में कोई इंटरप्शन ना हो। एनएसए के लोग उनके पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि वो समझ गए थे कि ये दोनों अब एलियन के कांटेक्ट में आ गए हैं, इसलिए वो उनको अपनी कस्टडी में लेना चाह रहे थे। बाकी सच में ये मूवी काफ़ी दिमाग घुमा देने वाली मूवी है, और इसे बनाने में मेरा तो दिमाग काफ़ी घुमा ही था। अगर आपको अब भी इस मूवी को लेकर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।